तो ये क्लास 9th के ये जो क्लास है, ये क्लास 9th का ट्यूसडे का क्लास है। ठीक है, ट्यूसडे आज कौन सा तारीख है? 26 मई। ठीक है, 26 मई ट्यूसडे का ये क्लास है। आई होप कि तुम लोग कॉपी वगैरह लेकर के बैठ गया होगा, कॉपी कलम एक जगह पे आराम से बैठ जाओ। हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? मैथ पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? साइंस। साइंस में क्या पढ़ेंगे? बायो पढ़ेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। याद करो, मैथ में हम लोग लास्ट क्या पढ़े थे? बहुपद के बारे में पढ़े थे। बहुपद क्या होता है, कौन कौन किस किस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पता है? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार देखने वाले। बहुपद का तो हम देख ही लिए, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, हम लोग बहुपद के प्रकार देखते, जब ये खत्म हो जाएगा तब हम लोग आई थिंक अगले क्लास या उसके अगले क्लास से क्वेश्चन आंसर बुक वाला करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग अब स्टार बनाओ ऐसा करके। बहुपद के प्रकार, कॉपी निकाल लो, अपना कलम भी निकाल लो, लिखो बहुपद। ठीक है, के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। ठीक है, अब ये जो बहुपद के प्रकार हैं, ये दो आधार पे बहुपद के प्रकार होते हैं। ठीक, दोनों आधार पे हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो जल्दी से बहुपद का प्रकार, ये जो है बहुपद के प्रकार, ये हेडिंग लिख लो। ठीक, हेडिंग लिख लिया हुआ आई गेस। जो नहीं लिखा वो वीडियो को रोक करके हेडिंग लिख लेना। तो अब बहुपद के जो प्रकार होते हैं दो आधार पे होते हैं। सबसे पहला जो बहुपद का प्रकार होता है वो होता है घात के आधार पे। किस आधार पे? घात के आधार पे। फिर किस आधार पे? उसके बाद जो बहुपद का प्रकार होता है वो होता है पदों के आधार पे। तो अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार घात के आधार पे। घात के आधार पे बहुपद के प्रकार, यानी कि अकॉर्डिंग टू द पावर। घात के आधार पे बहुपद के प्रकार पहले देखते हैं। घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। इसको डब्बा बना लेते हैं। घात के आधार पर, अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले घात के आधार पे बहुपद के कौन कौन से प्रकार होंगे। ठीक, देखो घात के आधार पे बहुपद के ऐसे तो बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। मूल रूप से तुम्हारे क्लास में 3 अथवा 4 प्रकार पढ़ाया जाता है, उसमें भी 3 ही प्रमुख होता है, एक और पढ़ा दिया जाता है, समझो 4। ठीक, तो घात के आधार पर हम लोग 4 पढ़ेंगे। हालांकि ये मत समझना कि 4 ही होता है, और भी होता है। तुम लोग हायर स्टडीज जब करेगा मैथमेटिक्स का तब समझ में आएगा। तो घात के आधार पे ये वाला हेडिंग दे दो, और उसके बाद घात के आधार पे जो जो प्रकार है उनमें सबसे पहला जो प्रकार होगा उसको हम लोग लिखते हैं। घात के आधार पे सबसे पहला जो प्रकार है बहुपद का वो है रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद लिखकर डैश दे दो। ठीक है, जो डैश नहीं दिया वो वीडियो रोक दो और डैश दे दो। ठीक, हम लिखाते हैं फिर। रैखिक बहुपद लिख के डैश दो। अब लिखो इसमें वैसा बहुपद जिसके चर का घात, वैसा बहुपद जिसके चर का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसके चर का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। लिख लिया सब? लड़की लोग भी सब लिख ली? वैसा बहुपद जिसके चर का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, चलो अब ये क्या चीज़ है, इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो हम क्या बताएं? एक ऐसा बहुपद जिसके चर का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अच्छा, बहुपद क्या होता है वो बता चुके हैं, जिसके चर का पावर एक पूर्ण संख्या हो। तो बताओ क्या ये बहुपद होगा? बताओ। हालांकि हम सुन तो नहीं पा रहे, तुम यस बोल रहे हो कि नो, लेकिन फिर भी बताओ, हम समझ लेंगे। नहीं होगा, सही बोल रहा है, ये एक बहुपद नहीं होगा। 2x⁻⁻5 + 3 क्यों नहीं होगा बहुपद? क्योंकि ये जो चर है, चर के पावर में क्या है? -5 है। चर के पावर में -5 है, इस वजह से ये बहुपद नहीं होगा। -5 तो पूर्ण संख्या नहीं है, चर के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। खैर ये तो अलग बात हो गया। तो बहुपद, एक ऐसा बहुपद में भी जो बहुपद होगा उसमें भी एक ऐसा बहुपद जिसके चर का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे अगर हम लिखते हैं मान लो खाली 2x। अब इस बहुपद को देख के बताओ, इस बहुपद में जो चर है x, इसके पावर में कितना लिखा हुआ है? नहीं कुछ है पावर में, नहीं कुछ भी पावर में। इसका मतलब क्या है? इसके पावर में 1 है, यानी इसका घात क्या है? इसके चर का घात 1 है, इसी वजह से ये रैखिक बहुपद है। जैसे मान लो 3y - 1, ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है। मान लो 5a + 6, देखो ये भी एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि a का घात 1 चर है, इसमें इसका घात 1 है।
ठीक है, 9x+3, देख रहा है, ये सभी क्या है, रैखिक बहुपद है। और भी कई सारा एग्जाम्पल हो सकता है, इसको मिटाते नहीं तो कोई इसको भी उतार लेगा, 1 मिनट। हाँ, इसके यूं ही कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो 2k-5, ये भी हो सकता है रैखिक बहुपद। क्यों ये सब रैखिक बहुपद है? इस वजह से क्योंकि इसमें जो भी चर है, देखो इसमें x है, इसके पार में 1 है, ये y है, इसके पार में 1 है, a के पार में भी 1 है, ठीक है, x के पार में 1 ही है। तो एक ऐसा बहुपद जिसका जो पावर हो, समझो उसमें जो चर का पावर हो 1 हो, उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, समझ गया? वीडियो रोको, जल्दी से इस एग्जाम्पल को उतार लो। ठीक, अगला हम दिखाते हैं। उतार लिया सब? जो नहीं उतारा अभी भी वीडियो रोको, उतार लेना। चलो अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रकार। घात के आधार पे बहुपद का जो दूसरा प्रकार है वो है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। ठीक है, पता है ये द्विघात बहुपद पे 10th में तुम लोग एक सेपरेट चैप्टर पढ़ने वाला है, द्विघात बहुपद। लिख करके डैश दो, द्विघात बहुपद। कॉपी कलम हमेशा पास में रखा करो, फटाफट लिखते जाया करो। 2 नंबर दे करके द्विघात बहुपद लिख के डैश दे दिया। ठीक है, लिखो, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसके चर का घात, वैसा बहुपद जिसके चर का घात, जिसके चर का घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसके चर का घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। लास्ट बार रिपीट कर रहे हैं, वैसा बहुपद जिसके चर का घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। लिख लिया सभी? चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यानी एक ऐसा बहुपद जिसके चर का घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, अब इस बहुपद को देखो, बताओ इसमें जो चर है इसके पावर में कितना है? 2 है, चर का घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। ये बताओ, y² - 1, इसमें भी चर का घात क्या है? 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। अच्छा ये बताना, 1 मिनट, अगर हम बगल में लिखे इधर x² + 5x - 7, बताओ क्या ये द्विघात बहुपद होगा? क्यों? क्योंकि हम इसलिए ये पूछ रहे हैं क्योंकि देखो इसमें एक चर यहाँ है, एक चर यहाँ है। इस चर के पावर में 2 है, परंतु इस वाले चर के पावर में 1 है। क्या ये द्विघात बहुपद होगा अथवा नहीं होगा? तो आंसर है होगा, ये द्विघात बहुपद होगा। क्यों होगा? तो ये डिसाइड कैसे होता है कौन कौन सा बहुपद होगा? डिसाइड होता है सबसे बड़ा पावर से। यहाँ पे देखो, यहाँ भी एक चर है, यहाँ भी एक चर है, लेकिन इस चर का पावर क्या है? ज्यादा है, 2 है, तो इसके ऊपर ये डिसाइड होगा ये कौन सा बहुपद होगा। इसके ऊपर डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि एक प्रकार समझो ये घर का ये बड़ा आदमी होगा एक प्रकार से, इसके अनुसार चलेगा पूरा घर। तो ये जो है इसके पावर में 2 है, भले इसके पावर में 1 है, फिर भी ये रैखिक बहुपद नहीं कहला सकता पूरा बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा संख्या भी है जिसके पावर में 2 है, एक ऐसा चर है, इस वजह से इसको कहा जाएगा द्विघात बहुपद ही। यानी कि अगर लिखा हुआ मान लो y² + 3y + 2x - 1, यहाँ भले ही पावर में 1 है, 1 है, लेकिन यहाँ चूंकि 2 है ना, एक बहुपद पे पावर पे मतलब एक चर के पावर में 2 है, इसी वजह से इसी से डिसाइड होगा और ये द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो द्विघात बहुपद होने के लिए बस शर्त ये, कोई भी एक चर हो, किसी भी एक चर के पार में अगर 2 होगा, वो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है जरूरी कि ये होना चाहिए। अच्छा, अगर बगल से कोई नॉइज वगैरह आया करे, हल्ला वगैरह आया करे, तो थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, शोरगुल बहुत ज्यादा होता है, ये तुम लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, इसके एग्जाम्पल में और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लो 2x² + 5x - 3, देखो इसमें भी x के बारे में 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। y² + 2y - 1, ये भी हो सकता है। मतलब हर वो बहुपद जिसके पावर में क्या हो? 2 हो। ठीक है, इवन अगर खाली एक ही लिखते, खाली a² लिखते, ये भी हो सकता है। k² - 1, ये भी हो सकता है, etc। ये सभी क्या है? द्विघात बहुपद है, ये सभी द्विघात बहुपद। वीडियो रोको, जल्दी से ये सब एग्जाम्पल लिख लो, ये द्विघात बहुपद है। लिख लिया? चलो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग अब समझदार हो गए थोड़ा थोड़ा। देखो अब अगला बहुपद पे आते हैं हम लोग। इसको मिटा दे क्या, या फिर नीचे चले जाए? 1 मिनट, नीचे जा सकते हैं? नीचे नहीं हो पा रहा है, अभी कुछ ग्लिच आ रहा है लगता है। रुको हम यहीं पे लिखाते हैं, इसी में देख लेते हैं। 1 मिनट, या ये कर सकते हैं, रुको तो, फ्री हैंड सिलेक्शन, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर खिसका देते, यहाँ पे इधर कर देते हैं।
अब ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो तीसरा हम लोग लिखते हैं, थर्ड नंबर। तीसरा नंबर जो बहुपद है वो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है, ये लिख करके डैश दो, त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद लिख के डैश दे दिया। लिखो वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसके चर का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसके चर का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसके चर का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसके चर का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। लिख लिया है। अब इसके एग्जाम्पल में क्या क्या होगा तुम लोगों को आई गेस समझ में आ गया होगा बहुत हद तक। क्यों? क्योंकि एक ऐसा बहुपद जिसके चर का घात 1 था वो रैखिक बहुपद था, चर का घात 2 था द्विघात बहुपद, ऐसे ही चर का घात 3 होगा त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, जैसे ये देखो मान लो लिखा हुआ x³ + 2 हो सकता है त्रिघात बहुपद। y³ - 1 देखो y पावर 3 है, ये भी त्रिघात बहुपद। अच्छा ये बताना क्या ये त्रिघात बहुपद होगा? ये अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ध्यान से देखना, ये क्या ये त्रिघात बहुपद होगा? क्योंकि इसके पार में देखो 1 भी है, इसके पार में 2 भी है, एक चर के देखो एक चर के पार में 1 है, एक चर के पार में 2 है और एक चर के पार में 3 भी है, तो क्या ये त्रिघात बहुपद होगा? होगा। अभी तुरंत बताए थे पीछे ही कि उससे मैटर नहीं करता कौन सा है, सबसे बड़ा वाला उससे मैटर करता है। सबसे बड़ा वाला पावर क्या है? 3 है, इसके ऊपर डिसाइड होगा ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। और भी हो सकता है, मान लो a³ + 3a, ठीक है, +1, ये भी हो सकता है त्रिघात बहुपद। और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये सभी क्या है? त्रिघात बहुपद। वीडियो रोको, जल्दी से इसका एग्जांपल लिख लो। अगला बहुपद हम लोग देखते हैं। लिख लिया? देखो नेक्स्ट अगला वाला जो है, अगले पेज पे आते हैं। नेक्स्ट लिखो, ऐसे तो 3 ही मेन बहुपद होता है, अगर ध्यान समझेगा घात के आधार पे बहुपद के 3 ही प्रकार होते हैं। लेकिन क्या है कि तुम लोग को ये भी कभी कभी ये देखने को मिल जाएगा किसी किसी जगह पे, तो ये भी लिखाई देते हैं। एक बहुपद होता है अचर बहुपद, ठीक है, अचर बहुपद, ये लिखकर डैश दो, अचर बहुपद लिखकर डैश दे दो, डैश दे दिया। अब लिखो वैसा बहुपद जिसके चर का घात 0 हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसके चर का घात 0 हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसके चर का घात 0 हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। लिख लिया? वैसा बहुपद जिसके चर का घात 0 हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। चलो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लो इसके कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल, मतलब मान लो 2, कोई भी डिजिट होगा ना, अंक होगा, खाली अगर अंक है, मान लो 7, ठीक है, 10, 20, ठीक, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी अगर देंगे, ये सभी क्या है? अचर बहुपद। ETC बहुत सारा हो सकता है, ये सभी अचर बहुपद है। कहेगा सर अभी आप तुरंत बताए कि अचर बहुपद का परिभाषा में ऐसा बहुपद जिसके चर का घात 0 है उसे अचर बहुपद कहते हैं। लेकिन इसमें कहाँ किसी का चर का घात 0 है? इसमें तो एक चर भी नहीं है, तो ये बहुपद कहाँ से हो गया? उसके लिए तो बीजीय व्यंजक भी होना चाहिए। ये भी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। लेट मी क्लियर इट, ध्यान से समझना इस चीज को। ये क्या है? तो पॉइंट ये है कि ये सभी जो तुमको दिख पा रहा है ये बहुपद भले तुमको नहीं लग रहा होगा, बट ये सभी बहुपद है। ठीक है, कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। 1 मिनट, लगता है किसी का कॉल आ रहा है, फ्लाइट मोड करना पड़ेगा हमें। क्लास के टाइम भी एक तो पता है पिछला क्लास पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किए थे और कुछ तो ग्लिच आ गया, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा वापस से। खैर देखते हैं कहीं इस बार भी रिकॉर्ड कहीं ऐसा हो कि रुक जाए तो कोई दिक्कत ही हो जाएगी। हाँ तो हम कहाँ पे थे? भटक जा रहे हैं बार बार। अचर बहुपद में हम लोग थे। अचर बहुपद में हम लोग पढ़ रहे थे कि ये सभी अचर बहुपद है। क्यों है अचर बहुपद? क्योंकि इसमें चर का पावर 0 है। क्या सर चर का पावर 0 है? कहाँ है? इसमें तो हमें दिख ही नहीं रहा है। तो इसको समझो, एक चीज समझते हैं इसमें, ये कैसे ये सब अचर बहुपद है। पहले ये बात बताओ, हम तुमको कभी तो बताए होंगे, अगर नहीं बताए थे समझो, अगर बताए थे, अगर तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है। कभी हम ऐसा बताए थे कि दुनिया का कोई भी संख्या है उसके पावर में अगर 0 है, कोई भी संख्या दुनिया का क्यों नहीं है, उसके पावर में हम 0 कर दे, चाहे दुनिया का कितना बड़ा से बड़ा संख्या हो, एनी नंबर, उसके पावर में अगर हम 0 कर दे
तो उसका आंसर पता है हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। इसका भी आंसर 1 आएगा। शॉक पावर में 0 का भी आंसर 1। ये जो संख्या इतना बड़ा है इसका भी आंसर 1 आएगा, इसका भी आंसर 1। यानी कोई भी संख्या उसके पार में अगर 0 दिख गया तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है कुछ? किसी भी संख्या के पार में 0 उसका मतलब, यानी कि 1 लाख लिखा हुआ, 1 करोड़ लिखा हुआ, उसके पार में 0 दे दिए, उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, जब इन सब का आंसर 1 आएगा तो ये सब, इस सब का आंसर 0 क्यों नहीं आएगा, सॉरी 1 क्यों नहीं आएगा? जैसे ये देख लो, x हो गया। जब इन सब के पार में 0 का मान 1 आ रहा है तो x के पार में भी 0 रहेगा, इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब बेसी बात है, y के पार में भी 0, इसका भी आंसर 1 आएगा। या कुछ भी उसके बारे में भी 0, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो देखो ध्यान से देखना। अब ये क्या बात बताना चाह रहे हैं अचर बहुपद वाले केस में। यहाँ से तुम लोग का कुछ बहुत हद तक बहुत सारा लॉजिक क्लियर हो गया होगा। कुछ लोग पहले ही समझ गया होगा कि हम ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो नहीं समझा अब यहाँ पे समझ जाएगा। जैसे पॉइंट ये है कि ये जो संख्या, पहले इसको इरेज कर लेते हैं 1 मिनट। ये जैसे मान लो लिखा हुआ ये 2 या 5 लिखा हुआ, ये कैसे है अचर बहुपद? देखो 1 मिनट, इसको लिखते हैं, इसको हम साइड में लिखते हैं। जैसे ये हो गया 5, ये 5 अचर बहुपद कैसे है? क्यों? क्योंकि देखो ये जो 5 है, तुम ही बताओ, 5 में नहीं कुछ तो 5 के गुना में हम 1 लिख सकते हैं, क्या इसका आंसर चेंज होगा? कहेगा नहीं सर, 5 जो है 5 लिखे या 5 इंटू 1 लिखे, बात तो एक ही हुआ। अभी भी 5 इंटू 1 लिखे तो 5 ही है। बस समझ में आ रहा। अच्छा, अभी कुछ देर पहले इधर बताए थे, साइड में देखो, इधर इस साइड देखो कि x के पार में अगर 0 रहा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। पता है ना, इसका आंसर 1 आएगा। यानी 1 किसके बराबर है, x पार में 0 के बराबर है, क्योंकि x पार में 0 का आंसर 1 आ रहा है। तो यहाँ देखो 5 का 5, 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1, क्योंकि इतना आंसर आता है। तो 5 का 5, और ये 1 के जगह पे, ये जो 1 दिख रहा है तुमको, 1 के जगह गुना का गुना, ये जो 1 है 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो इसके बराबर है, इसका आंसर तो 1 ही आता है। तो इस 1 के जगह लिख सकते हैं x के पावर में 0, क्योंकि इसका आंसर 1 आता है। तो ये क्या हो गया, 5x टू द पावर 0, ऐसा। यानी ये दिख रहा है तुमको खाली 5, लेकिन ये क्या है, ऐसा है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं तो y पावर 0, या कुछ भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये हो गया ना एक ऐसा बहुपद जिसके चर का घात क्या है, 0 है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। जैसे ये हो गया 20, हमें 20 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसको क्या लिख सकते हैं, 20 x टू द पावर 0, क्योंकि x पावर 0 का मान 1 आएगा, 1 गुना इतना इतना ही होगा 20 ही, तो 20 को ऐसा लिख सकते हैं। इसी वजह से ये सभी अचर बहुपद है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इसको एक काम करो, पूरा तो नहीं, ये वाला चीज नोट कर सकता है इतना, तो वीडियो रोक करके इतना चीज नोट कर लो कि अचर बहुपद है। तब तो हम देखते हैं कितना देर पढ़ाई हो गया, 17 मिनट हो गया, मैथ का टाइम लगभग खत्म हो गया। ठीक, तो इसको नोट कर लो। इसके आगे का हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे घात के आधार पे, हम लोग घात के आधार पे बहुपद का प्रकार देख रहे थे। ठीक है, यह हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार। ठीक है, अगले क्लास में वो देखेंगे। उसके बाद होगा पता है क्या, उसके बाद कराएंगे तब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे, फिर एक्सरसाइज, तब बुक से क्वेश्चन करवाएंगे। बस समझो, ऐसे होगा ये खत्म होने के बाद। तो इसको नोट करो, और आगे अब देखते हैं। आज होमवर्क मैथ में नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि कुछ भी ऐसा बताया नहीं जिसको हम होमवर्क दें, लेकिन जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट होगा तो फिर होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कर रहे हैं इरेज। चलो अब हम लोग का बारी है क्या पढ़ने का, बायोलॉजी। याद है किसी को बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़े थे? कुछ भी याद हो अगर तो मैं 1 मिनट पीछे देख लेते घुमा करके। ये सब क्या है, वेट, टेंथ वालों का है। हाँ ये रहा तुम्हारा, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, मिल गया। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, फर्स्ट चैप्टर साइंस में, बायोलॉजी में। और इसमें हम लोग पढ़े थे कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में पढ़े थे कि जीव शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका बना होता है बहुत सारा, कोशिका से मतलब मिल करके बहुत सारा बनता है, मतलब बहुत सारी कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, बहुत सारे ऊतकों से मिल करके क्या बनता है। अच्छा यहाँ पे डबल एस होता है, हम गलती लिख देते हैं या मिट गया होगा क्या पता। ये जो जगह दिख रहा है देख लेना तो कल एक बार, यहाँ पे इस वाले जगह पे, यहाँ जो है, यहाँ एक और ऐसे होता है, टिश्यू है ना, TISSUE। हो सकता है हमसे कल गलती हो गया हो या क्या पता, एक बार कॉपी में चेक कर लेना कि कोई ग्लिच हुआ है या फिर हम ही गलती लिखे थे यहाँ पे। जो भी हो, यहाँ पे TISSU होगा, टिश्यू, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो बहुत सारा सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, नहीं ऊतक, तो फिर ऑर्गेन बनता है, फिर बनता है क्या, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जीव, ऑर्गेनिज्म, ये सब बनता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद का चीज़ अब हमें पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ेगा ये देखो, आज साइंस में भी उतारने वाला ना के बराबर चीज़ होगा। ठीक है,
वो देख लेते वो क्या है। एक मिनट, स्टार्ट करते हैं। देखो जितने भी, अच्छा कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं होती है, जितना कोशिकाओं की संख्या, कितना कोशिका होता है जितना, ये अप्रोक्स बता रहे हैं। अप्रोक्स, अप्रोक्स मतलब क्या होता है, लगभग। ठीक है, ये लगभग हो गया। लगभग हमारे शरीर में अप्रोक्स, शॉर्ट फॉर्म है अप्रोक्सीमेटली का। खैर, तो ये जो अप्रोक्स है, अप्रोक्स लगभग हमारे शरीर में, हमारे शरीर का जितना, किसी भी मनुष्य का जितना वजन होता है, ठीक है, वेट इंटू 10⁻15, 10 के पावर 15, लगभग इतना कोशिका होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ये हम हैं, ठीक है, नहीं हम नहीं है, एक मिनट हटा देते इसे, छोड़ो छोड़ो, इतना समझ ही लो। मान लो ऐसे ही समझ लो, मान लो हम हैं, मेरा जो वेट है लगभग 60 kg, ठीक है, 60 kg। तो कितना, हालांकि इससे ज़्यादा है, 60 kg से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मान लो 60 kg, सीधा सीधा हम मान लेते हैं। तो इसमें 60 kg जो वजन है, इसमें कितना कोशिका होगा हम में, अगर हम अपना बारे में जानना चाह रहे हैं तो सिंपल, जितना मेरा वेट है, मेरा वजन है 60 kg, तो 60 गुना कर देंगे 10 के पावर में 15। इसका मतलब इसको गुना करने देखो कितना आ रहा है, 6 दे करके, ये तो 15 जीरो इधर हो गया और एक जीरो इधर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतना कोशिका हो जाता है। सोच करके देखो ये कितना ज़्यादा है, इतना सारा कोशिका मेरे शरीर। तुम्हारा भी, तुम में से किसी का वेट मान लो होगा 40 kg, तो 40 दे करके 15 और जीरो इधर दे देना, इतना कोशिका है। अच्छा ये फिक्स नहीं है, ये लगभग है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा किसी में हो, ये तो अप्रोक्स अप्रोक्स बताया जा रहा है। इतना सारा कोशिका होता है, सोचो में से, और ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि देख भी नहीं सकते हम लोग इसको। कोशिका इतना ज़्यादा सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। कोशिका के लेवल पे ही हमारा सारा काम होता है, हर एक काम होता है कोशिका पे। लेकिन ये इतना छोटा सा कोशिका में इतना ज़्यादा चीज़ रहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इसी आधार पे जीव को दो भागों में भी बांटा गया, पता है। इसको हम इरेज अगर करें तो जीव को दो भागों में बांटा गया। एक मिनट, अगर हम बात करें, जो जीव होते हैं यानी ऑर्गेनिज्म, उनको दो भागों में बांटा गया कोशिका के आधार पर कि उसके शरीर में कितना कोशिका है। ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव, इसको मूल रूप से दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा दो भाग, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला, कुछ जीव देखो ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका से मिल करके बने, पता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ऐसे जीव को पता है क्या कहते हैं, गेस करो, शायद स्कूल में पढ़ लिया होगा। ऐसे जीव को क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, एक ऐसा जीव जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव, यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म भी लिख दे क्या, एक मिनट, डर गया, ये रहा। देख लो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिका जीव। और एक ऐसा जीव जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर के बना होता है, उन्हें कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेल्युलर, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये आर है, ठीक है, ये आर, यहाँ पे ये जो है आर दिख रहा है, हम ऐसे ही आर लिखा करते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब ये क्या होता है, एक कोशिका जीव, बहुकोशिकीय जीव। तो एक ऐसा जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका से मिल करके बना हो, उसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव। एग्जाम्पल के तौर पे इस पे क्या क्या हो सकता है, जैसे हो गया बहुत, जो ऐसा जीव जो हम देख ही नहीं सकते, एकदम छोटा होता है, जिसे माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे जीव है, जैसे हो गया अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा शायद कुछ लोग नाम सुना होगा, पैरामीशियम होगा। कहेगा सर ये सब क्या नाम आप बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। ये सब सूक्ष्म जीव का नाम है। सूक्ष्म जीव मतलब ये इतना छोटा ये सब जीव होता है, वो देख ही नहीं सकते। क्यों इतना छोटा होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है। बात समझ में आ रहा है, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है, यानी ये सिर्फ एक कोशिका से ही मिलकर के बना हुआ, इस वजह से इसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है। तो हो गया अमीबा, हो गया पैरामीशियम, हो गया पैरामीशियम, और यूग्लिना, ईस्ट, ठीक है, और भी कई सारा हो सकता है, etc दे देते हैं, समझ लो।
ठीक है। तो ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में क्या आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जितने भी बड़े जीव हैं, चाहे मान लो मनुष्य हो गया, हम लोग खुद हो गया, हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। मनुष्य हो गया, गाय भैंस हो गया, ठीक है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, ठीक है, और देख क्या, ETC समझ नहीं जाएगा, जितना भी जीव तुम देख पाता है वो सभी क्या है, बहुकोशिकीय जीव ही है। मतलब एक ऐसा जीव जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना, सिर्फ एक कोशिका, सोचो कितना छोटा होता है, सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक और फन फैक्ट बताते हैं, जितना भी तुम देखते हैं कोई भी जीव, छोटा से छोटा जीव को भी अगर तुम देख पा रहा है, जो एकदम छोटा, मान लो ये बिंदु इतना ही छोटा क्यों ना हो, अगर तुम इसको देख पा रहा है तो ये पता है कितना ही छोटा क्यों ना हो, ये एक कोशिका जीव नहीं है, ये पता है बहुकोशिका जीव। इसमें बहुत सारा कोशिका होगा, तुमको पता भी नहीं होगा इसमें कितना सारा कोशिका होगा। जितना भी जीव तुम खुली आंखों से अगर देख पा रहे हैं बिना माइक्रोस्कोप के, वो एक कोशिका जीव नहीं, वो बहुकोशिका जीव है। एक कोशिका जीव में सिर्फ एक कोशिका होता है, इस वजह से तुम देख भी नहीं सकता, इतना ये छोटा जीव होता है एक कोशिका जीव। तो ये जीव के प्रकार हो गए, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, दो प्रकार के जीव होते हैं। तो वीडियो रोक करके चाहो तो तुम लोग इसको लिख सकते हो, जीव के ये प्रकार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, चलो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट, अब हम लोग को समझना है कोशिका के बारे में और थोड़ा डिटेल से, कोशिका दिखता कैसा है, ठीक है। हाउ डज द सेल लुक, यहाँ थोड़ा सा इसी से देख लेते हैं ना, कोशिका कैसा दिखता है। देखो कोशिका का कोई फिक्स शेप नहीं होता, वो किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, ऐसा भी दिख सकता है ये, ठीक है। कोशिका कोई फिक्स शेप नहीं है। हाँ, कोशिका कुछ इस टाइप का दिखता है और इसमें ऐसे करके एक डबल टाइप का लेयर होता है, एक झिल्ली होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा सा रहता है, समझ लो। स्कूल में शायद तुम लोग पढ़ लिया होगा, मे भी पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी पढ़ ही लेगा। ये कोशिका होता है, कोशिका में ऐसे करके एक झिल्ली होता है, इस कोशिका के ऊपरी झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली। अभी उतारना मत, हम कोशिका को बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, तो उसके अंदर कई सारे पार्ट्स होंगे, ठीक है, बहुत सारा भाग होगा, एक लाइन से सबको करना। तो अभी चित्र मत उतारना, ठीक है, एक बार कंफर्म पूरा का पूरा जब हर एक चीज पढ़ा देंगे तब जाके चित्र उतरवाएंगे, उस समय उतारना अच्छे से। तो कोशिका कुछ ऐसा दिखता है। खोज किसने किया था कोशिका का, ठीक। तो कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, उसके बारे में और बताएंगे, उस चीज़ के बारे में कि किन्होंने खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, ठीक। तो वो सब डिटेल से बताएंगे अच्छे से। पहले ये समझिए कोशिका कुछ ऐसा दिखता है, और ये वाला जो भाग दिख रहा है ये कोशिका का क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली कहलाता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहीं कहीं लिखा दिख जाएगा। ये कोशिका झिल्ली होता है, बाहरी भाग। कोशिका के अंदर पता है ये लिक्विड भरा रहता है, द्रव टाइप का भाग भरा रहता है, पानी जैसा। कोशिका के अंदर ही बहुत सारा चीज होता है। एक फन फैक्ट बताते हैं, कोशिका के अंदर ना केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर ही क्रोमेटिन जालिका होती है, उसी में सिकरे हुए रहते हैं, क्रोमेटिन जालिका के रूप में रहता है, पता है क्या, DNA। कभी नाम सुना है DNA का, ठीक है। तुम्हारा जितना भी गुण लक्षण जो भी चीज मौजूद है सब इसी DNA में मौजूद है, जो भी तुम्हारा गुण वगैरह है, यानी तुम्हारे अंदर का सारा कैरेक्टरिस्टिक, तुम्हारा आँख का कलर कैसा है, ठीक है, तुम्हारा लंबाई कितना होगा, तुम कितना ज़्यादा बुद्धिमत्ता हो, क्या क्या है तुम्हारे बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर या कुछ भी हो, हर एक चीज़ मौजूद है इस भाग में। इसको बोलते पता है क्या, DNA। और ये पता है ये DNA कहाँ रहता है, इसी जगह पर रहता है, कोशिका के केंद्रक में मौजूद रहता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज़ मौजूद होता है। तो ये कोशिका हो गया, ठीक है, ये कोशिका झिल्ली हो गया एक प्रकार से। एंड ये कोशिका झिल्ली जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है इसका, क्योंकि कोशिका झिल्ली से ही बहुत सारा चीज़ें कंट्रोल होती है। ये जो होता है अर्ध पारगम्य होता है, और ये अपने से होकर के चीज़ों को आने जाने दे सकता है। फिर से हम बता रहे हैं, अभी हम कोशिका का सिर्फ स्ट्रक्चर बना है, एक भाग के बारे में खाली बताया कोशिका झिल्ली। ऐसा नहीं कि एक ही भाग होता है, कई सारा भाग होता है। इसके अंदर कोशिका द्रव होगा, केंद्रक होगा, केंद्रक द्रव होगा, केंद्रक झिल्ली होगा, क्रोमेटिन जालिका होगी, पादप कोशिका में गोल्जी इकाई भी होगा, राइबोसोम होगा, सेंट्रोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, कई सारा चीज़ के बारे में, केंद्रिका होगा, वो सभी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में भी पढ़ेंगे, SER RER, तो वो सब पढ़ेंगे एक लाइन से, वो डिटेल से अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस खाली हम बता रहे हैं कि ये कोशिका कुछ लगभग ऐसा दिखता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ऐसा भी दिख सकता है कोशिका, ठीक है। हम सभी में कोशिका होता है ऐसा। और कोशिका का खास बात पता है क्या होता है, कोशिका टूट करके दो कोशिका में बट जाती है। जैसे मान लो ये कोशिका है ना, ये एक कोशिका टूट जाएगा, दो भागों में बट जाएगा, टूट करके पता है ये दो भागों में बट जाता है। एक कोशिका था, एक से हो गया दो कोशिका। इस घटना को क्या कहते हैं,
इस घटना को, ये एक कोशिका से दो कोशिका का बन जाना, इस घटना को कहते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन इसे कहा जाता है, कोशिका विभाजन। और इसी कोशिका विभाजन के कारण से ही तो हम लोग का वृद्धि होता है। तुम सोच के देखो, तुम कभी इतना वो था, हालांकि इतना छोटा नहीं था जितना मोबाइल में दिख रहा है, मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहे, कभी मान लो इतना था और अभी मान लो इतना बड़ा हो गया फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ से इतना दूर तक बढ़ा, कैसे बढ़ा? इस समय बहुत कम कोशिका था, अपने आप इतना सारा कोशिका आया कहाँ से? तो आया कैसे? यही जो जितना भी कोशिका में जन्म के समय था, वही कोशिका में क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, एक कोशिका से दो बन रहा है, फिर ये दो कोशिका से फिर दो और बन जाएगा, ठीक है, इधर भी ये कोशिका बन जाएगा तो दो से फिर हो जाएगा चार, समझ रहा? एक था, एक से देखो चार हो गया, फिर इधर भी बनेगा ना, ये भी दो 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 दो, ऐसे करके डिवीजन होते रहता है। हाँ, तो ऐसा होता तो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, दिक्कत होता, लेकिन नहीं, पिछली वाली कोशिका जो नया कोशिका बनता है ना, कुछ पीछे वाली कोशिका डेड भी होती है, मर भी जाती है कई सारी कोशिका, तो वो एक अलग पॉइंट हो जाएगा। तो इसको नहीं उतारना है अभी, पहले भी हम बता चुके हैं कि ये उतारने वाला चीज़ नहीं है, बाद में हम बताएंगे और अच्छे डिटेल से तब बताएंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं, ठीक है, यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आज तो हो गया कितना, 26, तो हम लोग अगले दिन 27 यानी कि बुधवार को अगले दिन क्लास में मिलते हैं। तो कॉपी वगैरह बंद कर सकता है, फ़ोन वगैरह भी बंद करो, ज़्यादा रील वगैरह मत देखा करो, शॉर्ट्स वगैरह। पढ़ने के लिए फ़ोन लेता है तो पढ़ने के लिए इसे फ़ोन लिया करो, पढ़ाई करके फिर रख दिया करो, ठीक है, नहीं तो फालतू में सबसे डांट सुनेगा ही तुम लोग, टाइम वेस्ट होगा अलग। ज़्यादा रील शॉर्ट्स ये सब नहीं देखना है, पढ़ाई का काम करना है, उसके बाद मोबाइल रख देना है, ठीक। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, बंद करते हैं इसे।